नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोरोना केस जो लगातार बढ़ रहा है और उसी लेकर यह फैसला लिया गया है। कोरोना के चलते यूपी के 4 शहरों में स्कूल कॉलेज बंद होंगे। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में बंद होंगे स्कूल कॉलेज। 17 अप्रैल तक चारों जिलों के डीएम के आदेश पर बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल 4 जिलों के स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। डीएम के निर्देश पर बंद कर दिया गया है। यूपी के 4 शहरों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 17 अप्रैल तक चारों जिलों डीएम के आदेश पर बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। यूपी में बढ़ते कोरोना केस को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको फिर से बता दें कि रोजाना हजारों की तादाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से सख्ती भी बढ़ती जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, इन शहरों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यानी कि 4 शहरों के स्कूल को बंद किया गया है। यूपी में बढ़ते कोरोना केस को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। डीएम ने निर्देश दिए हैं। कोरोना के चलते यूपी के 4 शहरों में स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। 17 अप्रैल तक इन चारों जिलों के डीएम के निर्देश पर स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और स्कूल कॉलेज तो बंद हो ही रहे हैं। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है और लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के कहर को लेकर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। लखनऊ में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। ग्रामीण लखनऊ में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू। वाराणसी में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे सब कुछ। गाजियाबाद में भी 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। यानी कोरोना केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी जरूरी है और एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू कई जिलों में लगाया गया है। लखनऊ में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा लखनऊ में केसेस बढ़ रहे थे। ग्रामीण लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो वहां छूट दी गई है नाइट कर्फ्यू से। वाराणसी में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं प्रयागराज की अगर बात कर ली जाए तो रात के 10 बजे से 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं नोएडा की बात कर ली जाए तो सुबह यानी कि 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक सब कुछ यानी कि बंद रहेगा। एक बार आपको फिर से बता दें, कोरोना की रोकथाम को लेकर, आपके सेफ्टी को लेकर आप भी सावधान रहें, प्रशासन को मदद करें क्योंकि जान है तो जहान है। और इसलिए यह जरूरी है कि नाइट कर्फ्यू जो फैसला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जिलों से जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। और ऐसे में वाराणसी में रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि प्रयागराज की अगर बात कर ली जाए तो रात के 10 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है। तो यूपी में बढ़ते कोरोना केस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि 4 शहरों के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। 17 अप्रैल तक चारों जिलों के डीएम के आदेश पर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। यूपी में बढ़ते कोरोना केस को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कोरोना के रोकथाम को लेकर और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू और अब 4 जिलों के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आदित्य द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हमारे लखनऊ से। आदित्य जी, निश्चित तौर पर सख्ती तो जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं अब और कोई चारा नहीं बचा है। लखनऊ की क्या स्थिति है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ की स्थिति सबसे ज्यादा गड़बड़ है। लखनऊ में 7,000 में एक आपको बता दें 24 घंटे में लखनऊ ठीक प्रसाद 1244 मरीज बात पहुंचे, लेकिन पिछले 24 1348
नया रिकॉर्ड हुआ है। इसी को लेकर के कल इमरजेंसी में फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद रात्रि कर्फ्यू का निर्णय लिया गया। उसमें सबसे पहले लखनऊ के बाद बनारस, कानपुर होते हुए आज अभी निर्णय हुआ है कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में भी रात का कर्फ्यू रहेगा और सभी इंटर तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में भी ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दे दिए गए हैं, एक गाइडलाइन स्पष्ट आ चुकी है। यानी कि कोरोना अब बेकाबू हो रहा है, तो ऐसे में सख्ती बेहद जरूरी है। अब मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मास्क तो पहले से भी अनिवार्य था और अब उस पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। फाइन लगाया गया है कि अगर आप मास्क पहनकर नहीं निकलेंगे या फिर बिना मास्क के आप देखे गए तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया गया है लखनऊ को सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस वहीं से आ रहे थे लखनऊ से और शुरुआत वहीं से की गई है। आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू के बाद जो असर है वो कम होगा? अब देखिए, ये एक कोशिश है सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करने की, वो किसी तरह से इस बात को माने कि ये खतरनाक उतना ही है जितना एक साल पहले था। एक साल पहले लोग अलर्ट मूड पे आ गए थे, एक माहौल बन गया था कि कोरोना के खिलाफ किस तरह से सावधानी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइज करना है खुद को। लेकिन इस बार जबकि वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है, कम समय में ज्यादा फैल गया है, उसके बाद भी लोग उतने सावधान नहीं है। इसी को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया गया और नाइट में भी अभी बहुत सख्ती नहीं की गई है। अगर लोग अभी भी ना माने तो हो सकता है दिन के वक्त भी कुछ सख्ती हो या नाइट में भी ज्यादा सख्ती कर दी जाए। अभी लोगों को इस बात का प्रिविलेज दिया गया है कि यदि वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं या कुछ अपना परिचय पत्र देते हैं या इमरजेंसी है कुछ निकलने की, अगर वो यात्रा पे जा रहे हैं तो ट्रेन या फ्लाइट का टिकट है या वो बस से यात्रा करना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में उनको छूट दी गई है। लेकिन अगर इसके बाद भी कोरोना का फैलाव इस तरह ज्यादा रहा तो फिर और ज्यादा सख्ती हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आदित्य जी, आपने जो अभी बातें बताई है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू के बाद बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं जहां लोग रात के 10 बजे 11 बजे तक काम करते हैं। क्या उन लोगों को विशेष परिस्थिति में छूट है? जी हाँ, उन लोगों को विशेष परिस्थिति में छूट रखा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो। यदि ऐसा है कि नहीं वो नाइट में ड्यूटी करके आ रहे हैं तो उनको घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको 6 बजे ड्यूटी पे जाना है तो वो 5 बजे भी घर से निकल सकते हैं, बशर्ते उनको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा और ऑफिस से वो पत्र दिखाना पड़ेगा कि हाँ इनकी ड्यूटी की शिफ्ट ये चल रही है। यानी कि ये प्रिविलेज दिया गया है, सरकार की तरफ से इस बात का ख्याल रखा गया है, अनावश्यक कोई ना निकले, लेकिन अगर जरूरी है तो उनको इस बात की छूट दी गई है। जी, आज अगर कोरोना की बात कर ली जाए तो लखनऊ राजधानी की क्या स्थिति रही? देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है, सारे आंकड़े तो शाम 5 बजे के बाद ही आते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में जानकारी मिली, केजीएमयू में 18 स्टाफ को जो है कोरोना पॉजिटिव निकल आया है। इससे पहले केजीएमयू के डॉक्टर्स भी बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव निकले हुए थे। ये जो स्थिति है ये और भयावह है। जी बिल्कुल। लेकिन जहां तक अब जो खबर ये भी आ रही है कि बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। लखनऊ में क्या स्थिति है? अब देखिए, L1 L2 के अगर हम मरीजों की बात करें तो उनके लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने घर में भी क्वारंटीन हो सकते हैं, या स्थिति अगर ऐसी लग रही है कि गड़बड़ है या कुछ गंभीर है, L3 में है तो उनके लिए बेडों के विस्तार की निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अभी गुंजाइश है 6 से 8 घंटे की वेटिंग के बाद बेड अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार पैरेलल एक व्यवस्था कर रही है, निर्देश दे रही है कि निजी क्षेत्र के भी जो अस्पताल है वहां भी निर्देश दिए हुए हैं कि उनको भी तैयार रखा जाए। यदि जरूरत पड़ी तो पिछली बार की तरह, यानी कि 1 साल पहले जो हालात थे कि निजी क्षेत्र के कुछ अस्पतालों को एथराइज किया जाएगा जहां पर कोरोना का इलाज प्रॉपर शुरू हो सकेगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी में कोरोना का जायजा लेंगे, वहां की क्या स्थिति है, क्योंकि वाराणसी की अगर बात कर लीजिए तो वहां से भी लगातार केसेस आ रहे हैं। कई जिलों में मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कानपुर झांसी में रहेंगे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना मेरठ सहारनपुर में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री खुद वाराणसी जाएंगे कि वहां का जायजा लेने के लिए कि फिलहाल वहां क्या स्थिति है। लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी की अगर बात कर ली जाए तो रोजाना वहां पर भी 100 से ज्यादा कोरोना केसेस जो मरीज हैं वो पाए जा रहे हैं, और ऐसे में सरकार के लिए सख्ती भी जरूरी है और निरीक्षण भी जरूरी है कि अस्पतालों में किस तरीके से उपचार किया जा रहा है और लोगों की क्या समस्याएं हैं। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कल वाराणसी जाएंगे। इसके अलावा मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भी ड्यूटी लगाई गई है। कई जिलों में मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी है और सभी जगहों पर कोरोना को लेकर जायजा लिया जाएगा। हमारे साथ आदित्य जी लगातार बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी जी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री काफी मजबूती के साथ कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं और संज्ञान ले रहे हैं, मंत्रियों को भी ड्यूटी लगा रहे हैं, खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं। कल का क्या क्या कार्यक्रम है?
अब देखिए कोरोना का जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वहां पर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक कल रात बुलाई हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री का क्षेत्र पड़ता है बनारस, इस लिहाज से धार्मिक दृष्टि से भी वो एक धर्म नगरी है, इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विजिट कर अगर हम ध्यान दें पिछले 1 साल पहले भी तो भी मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली हुई थी। खुद विजिट करने के साथ उन्होंने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हुए थे कि चिकित्सा व्यवस्था देखे जाके, अस्पतालों की स्थिति क्या है ये देखे जाकर के, इससे एक जो मेडिकल स्टाफ है उस पर भी एक प्रेशर बनता है, वो भी नियमित अंदाज में और सही ढंग से इलाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का यह प्रयास है कि एक सही संदेश जाए, जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है पूरा, या फिर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले हैं, वो सभी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ करें। शायद यही कोशिश है और इसी को गंभीरता के साथ वहां पर पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देना चाहते हैं कि समुचित इलाज हो और जो भी कोरोना का रोगी आए उसको इलाज करने में कहीं भी देरी ना होने पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कोशिशें लगातार हो रही है कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना रोकथाम को लेकर मरीजों को अलर्ट करने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए फिलहाल सरकार वो तमाम प्रयास कर रहे हैं जो इस वक्त जरूरी है। बड़ी खबर गोंडा से आ रही है, जहां पर चुनावी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। आपको बता दें कि मारपीट के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और एक की मौत हो गई है इलाज के दौरान। तो बड़ी खबर आ रही है गोंडा से, जहां पर चुनावी रंजिश के कारण 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने मामले में दर्ज किया है 307 का मुकदमा और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य आरोपियों को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। गोंडा से खबर आ रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष हुआ है 2 पक्षों में, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए और उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई है इलाज के दौरान। और उसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है, परिवार में कोहराम मच गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, लखनऊ से के ट्रॉमा सेंटर में एक की मौत हो गई है इलाज के दौरान। गोंडा का यह मामला है, जहां पर चुनावी रंजिश के कारण 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुआ, यानी मारपीट हुई, लाठी डंडों से प्रहार किया गया, फायरिंग भी की गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से जख्मी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये गोंडा की तस्वीर है। और कादिर अंसारी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। कादिर, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? कादिर अंसारी से बात करने की कोशिश करेंगे। गोंडा से तस्वीर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जगह जगह से जो खबर आ रही है, मारपीट शुरू हो गई है और ऐसे में चुनावी रंजिश में यानी कि खूनी संघर्ष हुआ और खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई है, एक जख्मी है। 4 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया है और धारा 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। कुछ लोगों की तलाश अभी भी जारी है। चुनाव लड़ रहे थे और 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, यानी चुनावी रंजिश के कारण यह मारपीट हुई है और मारपीट इतनी हुई कि एक की मौत हो गई। तो गोंडा से खबर आ रही है, एक बार आपको फिर से बता दें कि चुनावी रंजिश के कारण 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं, कई लोग जख्मी हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है और मौत के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं, मऊ से खबर है, जहां पर सीजीएम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मनमानी के मामले में दक्षिण टोला थाने में मुकदमा दर्ज है और इसी मामले में आज पेशी हुई है। आपको बता दें कि बांदा जेल में फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी बंद है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है, यानी पंजाब के रोपड़ जेल से आने के बाद पहली बार यह पेशी हुई है। बांदा जेल में बंद है इस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी और आज फर्जी शस्त्र बनवाने के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया था दक्षिण टोला पुलिस स्टेशन में और आज उस मामले में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सीजीएम कोर्ट यानी कि मऊ में आज पेशी हुई है। दक्षिण टोला में इस आधार पर कायम किया गया माननीय मुख्तार अंसारी जो सदर विधायक हैं, जो लगातार 25 साल से आज वह विधायक हैं और अपने विधानसभा के आज सबसे वरिष्ठतम एमएलए में से हैं। 5 साल से लगातार चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव जीत रहे हैं, बसपा के विधायक हैं तथा उनके खिलाफ
राज्य सरकार ने ईर्ष्या और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर के एक झूठा मुकदमा अपराध संख्या 4 सन 2020 धारा 419, 420, 467, 68, 471 IPC में दर्ज कराया और आनन फानन में उसमें चार्जशीट भी लगा दी गई। उनका मात्र इतना ही दोष बताया गया कि उन्होंने अपने लेटर पैड पर जिलाधिकारी महोदय को इन शस्त्रों को बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो रिक्वेस्ट मानना न मानना तो जिलाधिकारी महोदय का कार्य है। उन्होंने यह तो कहा नहीं कि मैंडेटरी कि नहीं इनको बना दीजिए, या ये न कह सकते हैं न इनके कहने पर बन सकता था, लेकिन इनके खिलाफ किसी भी ढंग से न 419 का अपराध बनता है, न 420 का बनता है, न 467, 68 में थाना दक्षिण। और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर जल निगम के अधिशासी अभियंता को गिरफ्तार किया गया है। अधिशासी अभियंता विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ विजिलेंस ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। ठेकेदार से लगातार मांग रहे थे 7% कमीशन देने के चलते ठेकेदार को लगातार परेशान कर रहे थे। और इसी बात को लेकर आपको बता दें कि मेरठ विजिलेंस ने 13 लाख रुपए घूस लेते हुए अधिशासी अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया। कबीरनगर थाने में विक्रम सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां पर जल निगम के अधिशासी अभियंता को गिरफ्तार किया गया है। अधिशासी अभियंता विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ विजिलेंस ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। ठेकेदार से लगातार 7% कमीशन मांग रहा था अधिशासी अभियंता। फिलहाल इस मामले में मेरठ विजिलेंस ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। और खबर रायबरेली से, जहां पर दिन दहाड़े लूट की घटना से हड़कंप मच गया है। सूचना देने वाले बीजेपी नगर अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अखिलेश तिवारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर बवाल मचा था। नाराज बीजेपी कार्यकर्ता थाने के अंदर धरने पर बैठ गए थे। मिल एरिया थाना अध्यक्ष की यहां पर दबंगई देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रायबरेली की तस्वीर है, जहां पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया और इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन अपराधियों को न पकड़ के सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यह शख्स पुलिस के साथ बातचीत यानी कि अपराध के बारे में बता रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़कर गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। बस वही मेरा बाला छीन लिया और मेरी मोबाइल भी चली गई, पासबुक उसके साथ 1-2 छीन गई। समूह की पासबुक। क्या लूट हो गई क्या आपके साथ? और पैसे नहीं थे। तो लूट हो गई क्या आपके साथ? हाँ, बस वही मेरा बाला छीन लिया और मेरी मोबाइल भी चली गई, पासबुक। खबर कानपुर से है, जहां पर शव यात्रा निकालने को लेकर 2 समुदाय में विरोध देखने को मिला है। नए रास्ते से शव यात्रा निकालने पर हिंदू समुदाय ने किया था विरोध। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है। पुराने रास्ते पर बीजेपी नेताओं ने कब्जा कर बनाया था कार्यालय। पुलिस ने 2 पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। पुलिस ने कार्यालय बनाने वाले बीजेपी नेताओं पर नहीं की कार्रवाई। कब्रिस्तान के रास्ते पर बीजेपी नेताओं ने बना रखा है कार्यालय। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछलिया इलाके का यह मामला है। खबर आगरा से, जहां होटल संचालक की मौत का मामला गरमा गया है। आपको बता दें कि परिजन नहीं कर रहे अंतिम संस्कार, जमकर हंगामा किया गया है। पुलिस को ठहराया मौत के लिए जिम्मेदार। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजन मौके पर पहुंचकर और इसके बाद हंगामा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और परिजनों को समझाने में पुलिस जुट गई है। 15 दिन पहले अवैध शराब तस्करी के मामले में युवक को जेल भेजा गया था। तबीयत खराब होने पर युवक को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में इलाज के लिए एसएनसी दिल्ली रेफर किया गया था। दिल्ली में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई थी। थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा के नंदगांव मार्ग का यह मामला है। खबर लखनऊ से, जहां राज्य मंत्री मोहसिन रजा का बयान आया है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बोले मोहसिन रजा, बड़े नेताओं पर कमेंट करना ठीक नहीं। ये सभी लोग लर्निंग ड्राइवर हैं। मोहसिन रजा लर्निंग ड्राइवर, गाड़ी चलाना सीख रहे। ये बात मोहसिन रजा ने कही है। ये सब ट्वीट के सहारे ही चलते हैं।
प्रियंका वाड्रा जी, बेहतर होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता करिए। जब से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आई है, न तो वहाँ हमारे सेना के जवान ही सुरक्षित रह पा रहे हैं और ना ही वहाँ की जनता सुरक्षित है, क्योंकि आपकी सरकार के संरक्षण में पले हुए वहाँ के माओवादी और जिस तरह की वहाँ पर नक्सलवादियों ने काम किया है, वो सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और आप हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पर जब कोई ट्वीट करती हैं तो हंसी आती है आपके ऊपर और आपकी पार्टी पर कि महाराष्ट्र आपको नहीं दिख रहा है, राजस्थान नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र के एक शहर में एक जिला है वहाँ पर वहाँ पर एक ही चिता पर 8-8 लोग जलाए जा रहे हैं। शर्म करना चाहिए, कम से कम आपको ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला था जब कोरोना आया था देश में, उसी समय तत्परता दिखाते हुए उन्होंने 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझना, देखना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, कम्युनिटी किचन में जाना, इस तरह के कार्य किए थे उन्होंने। आज भी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की जनता की चिंता कर रहे हैं और बीच में जाते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत जाते हैं, उन चीजों को पालन करते हैं। लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन में आकर रोज ट्वीट करती हैं। महाराष्ट्र को देख लीजिए, और अब तो ध्यान वहां देना चाहिए जहां भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है, वहां नोट गिनिए जाकर महाराष्ट्र में, कहां ट्वीट के चक्कर में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।